students, this is the fifth part of Fundamental Right, which is a subsection of Chapter 1 of Indian Constitution at Work, Constitution Why and How. Students, in last lectures or videos, we have discussed about various fundamental rights. Now, today we will continue our last fundamental right, which was Article 32, right to constitutional remedies. Let us start, students. Yes. Another writ which is mandamus. Mandamus क्या है? This writ is issued when the court finds that a particular office holder is not doing legal duty and thereby is infringing on the right of an individual. अब स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर ऑफिसर जो है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, वो अपनी जो ड्यूटी है वो नहीं निभा रहा है और उसकी वजह से किसी के राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में ये मैंडेमस इशू होगा. अब इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल एग्जाम्पल से अगर अपन लें, एग्जाम्पल ये है कि रजनी को स्कूल में एडमिशन चाहिए. गवर्नमेंट स्कूल में रजनी को एडमिशन चाहिए. अब एडमिशन देने के लिए जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, एडमिशन जो पैनल बैठा हुआ है, वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, लीगल ड्यूटी नहीं कर रहा है और उसने मुझे एडमिशन देने से डिनाई कर दिया है ना, मना कर दिया मुझे एडमिशन देने से कि नहीं हम आपको एडमिशन नहीं देंगे. इवन दो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, उनको टीसी चाहिए, मेरे पास टीसी है, उनको मार्कशीट चाहिए, मेरे पास वो है, वो फीस मांग रहे हैं, मैं वो देने के लिए रेडी हूँ. उन्होंने जो भी अपने प्रोसीजर डिसाइड किया है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो अपनी लीगल ड्यूटी जो कि है टू गिव एडमिशन देने की जो ड्यूटी है वो प्ले नहीं कर रहे हैं, अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं और इसकी वजह से क्या हो रहा है? द कंडीशन इज देयरबाय इज इन्फ्रिंगिंग ऑन द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल. और क्योंकि वो मुझे एडमिशन नहीं दे रहे हैं, इस वजह से क्या हो रहा है? इस वजह से आर्टिकल नंबर 21A जो मुझे RTE देता है, राइट टू एजुकेशन मुझे देता है ना, मेरा फंडामेंटल राइट कौन से में है? आर्टिकल 21A में मेंशन है. मुझे ये मेरा फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहा है, मेरा फंडामेंटल राइट छिन रहा है. क्यों छिन रहा है? क्योंकि स्कूल के जो लोग हैं वो अपनी पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर इज़ नॉट डूइंग लीगल ड्यूटी, क्योंकि जिस इंसान को ये एडमिशन देने का काम दिया गया है वो मुझे एडमिशन नहीं दे रहा है और क्योंकि एडमिशन नहीं दे रहा है इस वजह से मेरा फंडामेंटल राइट जो है, राइट टू एजुकेशन, ये मेरा वायलेट हो रहा है, छीना जा रहा है. और इस कंडीशन में मैं कहाँ जा सकती हूँ? अंडर आर्टिकल 32 आई कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली. मैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकती हूँ और सुप्रीम कोर्ट इस कंडीशन में जो आदेश निकालेगा, जो ऑर्डर देगा, है ना, उस ऑर्डर को क्या कहते हैं? मैंडेमस. नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट रिट विच इज प्रोहिबिशन. ये क्या है? एक बार अपन पढ़ लें टेक्निकल लैंग्वेज. This writ is issued by a higher court, high court or supreme court when a lower court has considered a case going beyond its jurisdiction. अब हुआ क्या है कि जो लोअर कोर्ट्स हैं, है ना, अपने डिस्ट्रिक्ट की जो कोर्ट्स होती है ना, या फिर डिस्ट्रिक्ट से भी नीचे लेवल पे जो ब्लॉक्स होते हैं, पंचायत्स होती हैं, यहाँ पे जो कोर्ट्स होती हैं, इनको अपन कहते हैं लोअर कोर्ट्स. मैं टेक्निकल लैंग्वेज आपको नहीं बता रही हूँ, सिंपल लैंग्वेज में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को और डिस्ट्रिक्ट के नीचे भी जो और कोर्ट्स आती हैं पंचायत लेवल पर भी, इनको हम लोग लोअर कोर्ट कहते हैं. अब जो लोअर कोर्ट है, माना कि इसका जुरिस्डिक्शन का मतलब है यार, जुरिस्डिक्शन का मतलब है आपके राइट, आपके पास कितना राइट है काम करने का. तो मान लो कि जो लोअर कोर्ट्स हैं, इनके पास जो सर्कल मार्क कर रखा है मैंने, इतने ही राइट्स हैं काम करने की कि इसके बाहर आपको कोई काम नहीं करना. अगर इसके बाहर कोई केस आता है तो आप वो केस कहाँ भेजेंगे?
आप वो केस या तो हाई कोर्ट भेजेंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट भेजेंगे। लेकिन हाइपोथेटिकली एग्जाम्पल लेते हैं अपन कि भीलवाड़ा का जो कोर्ट था उसने क्या किया, उसने अपने जुरिस्डिक्शन मतलब जो काम उसको नहीं करना है वो भी उसने किया, है ना। जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर मतलब जिसका जो काम करने का हक उसको नहीं है उस वो काम भी उसने किया। मतलब ये वाला काम जो कि हाई कोर्ट के अंडर में आता है या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंडर में जो काम आता है उसने वो काम भी कर लिया, है ना। वो काम जो कि हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आता है वो किसने कर दिया, वो लोअर कोर्ट ने कर दिया, जबकि लोअर कोर्ट के पास ये राइट ही नहीं है कि वो ये काम करें। इस कंडीशन में क्या होगा कि आप डायरेक्टली आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के अंडर जाएंगे, 32, और हाई कोर्ट किस में जाएंगे, 226। आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में आप बताएंगे कि देखो लोअर कोर्ट के अंडर में ये काम था ही नहीं, फिर भी लोअर कोर्ट ने ये काम किया और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जो काम करना था वो लोअर कोर्ट ने कर दिया। इस कंडीशन में आप जब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर निकालता है अगेंस्ट भीलवाड़ा कोर्ट, जो वो ऑर्डर निकालेगा भीलवाड़ा की कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट आदेश देगी, और जो आदेश देगी उसके लिए जो ऑर्डर निकलेगा उस ऑर्डर को हम लोग कहते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब सिंपल मीनिंग क्या होता है, मना करना, रोकना। तो ये सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करके क्या करेगी, भीलवाड़ा कोर्ट को प्रोहिबिट करेगी, रोकेगी, डू नॉट वर्क ऑन दिस। वो किसी भी काम को करने से मना कर सकती है अगर उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं है तो। नाउ क्वो वारंटो, क्वो वारंटो की जहाँ अपन बात करते हैं, पढ़ ले पहले एक बार इसको। If the court finds that a person is holding office but is not entitled to hold that office, it issues the writ of quo warranto and restricts that person from acting as an office holder. अब यहाँ पे देखो आपको पुराने ज़माने की वो मूवीज़ याद करनी पड़ेगी, राम और श्याम की, है ना। राम और श्याम की जो मैं आपको ये बताऊँ, अपन एक प्लेन साइड पर चलते हैं, एक बार ब्लैंक साइड पर स्लाइड। ये है राम, ये है श्याम, ठीक है। दोनों राम और श्याम जुड़वा, कदकाठी, शक्ल, हाँ सब कुछ सेम, ठीक है। अब ये सेम है, जुड़वा है, ट्विंस हैं। अब क्या हुआ, ये दोनों, राम जो है वो बन गया एक कलेक्टर, राम कलेक्टर बन गया। अब कलेक्टर बनने के बाद क्या हुआ कि किसी भी तरीके से अब शाम को, हाइपोथेटिकल बता रही हूँ, शाम को इससे ना राम से जेलस फील होने लग गई। अब जैसे ही जेलस फील होने लग गई तो शाम ने राम को किडनैप कर दिया, है ना। शाम ने राम को किडनैप कर दिया और राम के जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, क्योंकि शक्ल वकल तो सब कुछ एक है, फादर के नेम वगैरह सब कुछ, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ सेम टू सेम है, तो शाम ने राम को किडनैप करके एक जगह छुपा लिया और राम के जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो शाम ने अपने पास रख लिए। पहली बात अपनी पास रख लिए, और कलेक्टर के लिए जब ज्वाइनिंग देनी थी, भी कलेक्टर साहब आज ज्वाइनिंग देंगे, तो ज्वाइनिंग देने के टाइम पर राम की जगह श्याम चला गया और कलेक्टर बन कौन गया इन रियल सेंस, अब श्याम कलेक्टर बन गया। और कलेक्टर की जो भी पावर्स है वो कौन एंजॉय कर रहा है, वो एंजॉय कर रहा है श्याम। अब पुरानी मूवीज के जैसे 2 साल के बाद राम आता है, एकदम फटा पोस्टर निकला हीरो जैसे, राम आता है और राम कहता है कि नहीं ये श्याम है और श्याम ने आईएएस की परीक्षा पास नहीं की थी, रियल कलेक्टर तो मैं हूँ। अब ये क्या हो गया, दो लोग आ गए यहाँ पे, तो जो कि एक ही पोस्ट के लिए क्लेम कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में राम चाहे तो वो अंडर आर्टिकल 32 जाएगा सुप्रीम कोर्ट,
और सुप्रीम कोर्ट में जाके राम कहेगा कि ये मेरा जुड़वा भाई है, उसने मुझे किडनैप किया था और कलेक्ट्रेट आईएएस एग्ज़ाम जो है वो तो मैंने पास किया है, तो कलेक्टर बनने के लिए एंटाइटल्ड तो मैं हूँ। अब आते हैं अपनी टेक्निकल लैंग्वेज पर, है ना। एंटाइटल तो मैं हूँ। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट जो है वो राम और श्याम दोनों को कहेगी सबूत लाओ। श्याम को कहेगी अच्छा आप कलेक्टर बने हुए हो अभी, तो सबूत लाओ, आप कलेक्टर कैसे हो, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, क्या चीज़ें हैं। और राम को कहेगा सुप्रीम कोर्ट की अच्छा आप भी क्लेम कर रहे हो कि आप कलेक्टर बनने वाले थे, या आपका जुड़वा आपको किडनैप करके इसने आपकी पोस्ट हड़पी है, ठीक है आप भी प्रूव करो। दोनों से ही वो प्रूफ लेगा सुप्रीम कोर्ट, और प्रूफ लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? वो डिसाइड करेगा कि कौन सही है और कौन गलत। इस कंडीशन में वापस आ जाएं अपन अपनी टेक्निकल लैंग्वेज पर। तो जो क्वो वारंटो है उसमें क्या करेगा? इफ़ द कोर्ट फाइंड्स, अगर कोर्ट को लगता है दैट अ पर्सन इज होल्डिंग ऑफिस, कि एक इंसान ने, ऑफिस का मतलब है कोई पद, कोई पोस्ट, कि एक पर्सन ने कोई पोस्ट ले रखी है बट इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू होल्ड दैट ऑफिस, है ना, लेकिन वो उसका हक नहीं है उस पोस्ट को लेने का, it issues the writ of quo warranto and restrict that person from acting as an office holder। तो क्या हुआ कि राम और श्याम इन दोनों ने ही अपने अपने सबूत रखे और सच, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, और इस केस में जीत गया राम, श्याम हार गया। जब श्याम हार गया तो हारे हुए श्याम के लिए सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर निकालता है, और उस ऑर्डर का नाम होता है क्वो वारंटो। क्वो वारंटो में क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि आप, श्याम को कहेगा कि आपने जो ऑफिस या फिर पोस्ट होल्ड कर रखी है, यू आर नॉट एंटाइटल्ड, आप उसके अधिकारी नहीं हैं, इसीलिए आप एक कलेक्टर के रूप में जो काम कर रहे थे वो काम करना बंद करो, अब असली कलेक्टर साहब राम कहलाएंगे। ये है क्वो वारंटो। नाउ वी आर मूविंग ऑन द फाइनल रिट विच इज सर्शियरी। अब सर्शियरी क्या है? अंडर दिस रिट द कोर्ट ऑर्डर्स a lower court or another authority to transfer a matter pending before it to the higher authority or court। Students, सर्शियरी में जो अपर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, ये दोनों कोर्ट्स मिलकर एक लोअर कोर्ट को ऑर्डर इशू करती हैं, और उस इशूड ऑर्डर में वो कहती हैं कि लोअर कोर्ट आपके पास जो भी केस चल रहा है वो केस आप हमारे पास ट्रांसफ़र कर दो। अब ट्रांसफ़र करने का ऐसा अगर मामला कोई आता है तो वो केस, वो रिट कहलाती है सर्शियरी। अब ऐसा कब होता है, कैसे होता है, इसको अगर अपन देखें कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को लगता है कि ये जो लोअर कोर्ट है ना, इस लोअर कोर्ट के सामने जो केस चल रहा है पेंडिंग है ना, जो पेंडिंग केस है उसमें लोअर कोर्ट ठीक से जजमेंट नहीं कर पाएगी, और उसमें जो पर्सन है जिसके ऊपर केस चल रहा है उस पर्सन के साथ इनजस्ट हो सकता है, अन्याय हो सकता है, एक निर्दोष इंसान जो है उसको यहाँ पनिशमेंट मिल सकती है, इसमें इनजस्ट होगा। जो लोअर कोर्ट है अगर वो जजमेंट करती है तो वो इनजस्ट होगा। इस कंडीशन में हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस लोअर कोर्ट को ऑर्डर देंगी, और ऑर्डर में कहेंगी कि आपके पास ये जो केस चल रहा है आप हमें ट्रांसफ़र कर दो। तो ट्रांसफ़र करने के लिए जो रिट या फिर ऑर्डर इशू होगा दैट इज सर्शियरी। स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ फंडामेंटल राइट्स, द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है आपका, अब चैप्टर कौन से पार्ट में मेंशन है, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। अब मैं उन चीज़ों को रिपीट नहीं करने वाली हूँ, एक बार आप
चाहें तो आर्टिकल 32 को अच्छे से देख लें। नोट्स तो खैर मैंने शेयर किए ही हैं आप लोगों के साथ। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आर्टिकल 32 जो 5 टाइप्स ऑफ रिट्स हैं उसके लिए। नाउ स्टूडेंट्स, मैं एक बार आपको फंडामेंटल राइट्स भी अच्छे से वापस दिखा दूं। आप चाहें तो वो भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा यही चैप्टर आगे भी, कि और क्या क्या प्रोविजंस हैं फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। यस स्टूडेंट्स, ईच आर्टिकल को बहुत अच्छे से देख लो स्टूडेंट्स आप। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, and finally right to constitutional remedies. Students, ये राइट जो है, जो आर्टिकल 32 में मिला हुआ है, इसको हम लोगों ने सेपरेटली डिस्कस किया था, जो मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। हाँ स्टूडेंट्स, according to Bhimrao Ambedkar, article number 32 is the soul of Indian Constitution. भीमराव अंबेडकर से पूछा गया था कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है, और इसको अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल दिया तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेड लाइक हो जाएगा। और भीमराव अंबेडकर का आंसर था, रिप्लाई उन्होंने किया, दैट आर्टिकल 32 इज़ द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके बिना कॉन्स्टिट्यूशन डेड लाइक है। क्यों डेड लाइक है? क्योंकि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेजर पार्ट, एक बहुत बड़ा पार्ट है, दैट इज़ फंडामेंटल राइट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, डेमोक्रेसी के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट का जो कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है? दैट इज़ मेंशन्ड इन आर्टिकल 32। दैट इज़ वाई इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। ये बातें हम लोगों ने की, 32 तक हम लोग आ गए हैं स्टूडेंट्स। नाउ 33, 34 एंड 35, 33, 34 एंड 35, ये आर्टिकल्स देखें तो इनमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। ऐसे कुछ केसेस हैं या फिर ऐसे पर्सन्स हैं, ऐसी जॉब्स या फिर ड्यूटीज़ हैं जिनके लिए फंडामेंटल राइट का प्रोविज़न नहीं है। फंडामेंटल राइट किन किन केसेस में नहीं मिलते हैं वो मेंशन्ड है इन तीनों के तीनों ही आर्टिकल्स में। हमारे लिए अभी ये जानने की बात नहीं है कि ऐसे कौन कौन से केसेस है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता दूं ब्रीफली। मैं ईच आर्टिकल को यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली नहीं हूँ, बिकॉज इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। सो ब्रीफली सुन लो। जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं, आर्मी मैन्स हैं, या फिर जहाँ पर आर्मी रूल रहता है, मार्शियल रूल रहता है, टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगी कि मार्शल रूल के लिए, या फिर जो डिस्टर्ब्ड एरियाज़ हैं, उन डिस्टर्ब्ड एरियाज़ में लोगों को सारे फंडामेंटल राइट नहीं मिले हुए हैं, इनके फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। सस्पेंड कैसे किया जा सकता है, एक छोटा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाली भी नहीं हूँ। हाँ, यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, सो स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री के 5 स्टेट्स ऐसे हैं, 5 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर एक एक्ट इम्प्लीमेंटेड है, AFSPA, ऐसे AFSPA, SP जो है वो ब्रैकेट में रहता है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट। आर्म्ड फोर्स को स्पेशल पावर्स दी गई हैं बाय दिस एक्ट। कितने स्टेट्स में है इंडिया के? देयर आर 5 स्टेट्स, 5 स्टेट्स हैं। अब इन 5 स्टेट्स में आर्मी को, आर्म्ड फोर्सेस मीन्स आर्मी, आर्म्ड फोर्सेस के पास ये राइट है कि वो एक सस्पेंशन जो है उसके बेस पर किसी भी सस्पेक्ट को, अगर आर्मी को लगता है कि कोई सस्पेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकता है, तो ऐसे डिस्टर्ब्ड एरियाज़ में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आर्मी किसी भी सस्पेक्ट को
बिना किसी जांच किए, बिना किसी प्री इंक्वायरी के वो डायरेक्ट शूट करने का राइट रखती है। राइट टू लाइफ के लिए एक थ्रेट है। ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं, उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बस आपके इंटरेस्ट के लिए भी एग्जाम्पल बताना ज़रूरी था कि इंडिया में ऐसे भी प्रोविजंस हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस अबाउट NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। हम लोगों ने ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन पढ़ी है, एंड हाउ ह्यूमन राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम सिविल राइट्स और लीगल राइट्स और फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। इस चीज़ के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। अब अगर आप लोगों को अभी भी याद है कि ह्यूमन राइट्स होते क्या हैं, देन मेंशन इन कमेंट बॉक्स। हम लोग पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। यस, एक्चुअली स्टूडेंट्स, ह्यूमन राइट्स ईच एंड एवरी पर्सन को मिलते हैं। देखो, अगर अपन इसको टेबुलाइज करके देखें कि ह्यूमन राइट्स क्या हैं और फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, ब्रीफली एक बार मैं आपको बता रही हूँ। ह्यूमन राइट्स जो हैं वो टू ऑल है। ठीक है, चाहे वो सिविलियन हो या आउटसाइडर हो, सबको मिलेंगे। लीगल राइट जो हैं वो सिर्फ सिविलियंस को ही मिलते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की अगर अपन बात करें, फंडामेंटल राइट्स, देन फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो कि सिविलियन को मिलते हैं और कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो कि सबको मिलते हैं। देयर आर वेरिएशन in our fundamental rights. Some fundamental rights are provided to the civilians of India only, and rest of the fundamental rights may be provided or can be provided to the all persons जो कि वीज़ा लेकर इंडिया में आए हैं, उनके लिए भी वो पॉसिबल रहता है जो इंडिया में रह रहे हैं। तो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं जो सबको मिलते हैं, चाहे लीगल हो इलीगल हो, कोई भी किसी भी वे के थ्रू आप आते हैं रहते हैं, डजंट मैटर। लेकिन हाँ, ऐसे राइट्स जो सबको मिलते हैं वो ह्यूमन राइट्स होते हैं। अब ह्यूमन राइट्स में बेसिकली कौन कौन से राइट्स आते हैं, मोटे मोटे रूप से अगर अपन देख लें तो ह्यूमन राइट्स में आते हैं आपके फूड, हेल्थ, शेल्टर, होम, एजुकेशन। ये कुछ बेसिक राइट्स है, रोटी कपड़ा मकान जिसको अपन कई बार कहते हैं, ये आपके ह्यूमन राइट्स हैं जो कि सभी ह्यूमंस को मिलने चाहिए। ऑल में कौन आते हैं, ऑल में सिविलियन आते हैं, ऑल में माइग्रेंट्स आते हैं। माइग्रेंट्स भी टू टाइप के होते हैं, लीगल माइग्रेंट और इलीगल माइग्रेंट। दोनों के दोनों माइग्रेंट्स को ये मिलेंगे, आर्मी मैन को भी मिलेंगे, सबके सबको मिलेंगे, वो रहते हैं आपके ह्यूमन राइट्स। तो अब ह्यूमन राइट्स का ठीक से इम्प्लीमेंटेशन हो, इसके लिए बना है एक कमीशन। नेम ऑफ द कमीशन इज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये अगर अपन पढ़ें, मैं जूम कर देती हूँ स्क्रीन को, आप भी पढ़ते जाएंगे और मैं भी प्रोनाउंस करती जाऊंगी। द रियल टेस्ट of the rights given by any constitution is in their actual implementation. The poor, illiterate and the deprived sections of the society must be able to exercise their rights. Independent organizations like the People's Union for Civil Liberties (PUCL) or People's Union for Democratic Rights (PUDR) have been working as watchdogs against the violation of rights. In this background, the government has established in 1993 an institution, the National Human Rights Commission. The National Human Rights Commission (NHRC) is composed of a former Chief Justice of the Supreme Court of India, a former Judge of the Supreme Court, a former Chief Justice of a High Court, and 2 other members who have knowledge and practical experience in the matters relating to human rights. The Commission's functions include inquiry at its own initiative or on a petition presented to it by a victim into complaint of violation of human rights, visit jails to study the condition of the inmates, undertaking the promoting research in the field of human rights, etc. The Commission receives complaints in thousands every year.
These relates to custodial deaths, custodial rape, disappearance, police exercise, failure in taking action, indignity to women, etc. Its most significant intervention has been on disappeared youth in Punjab and investigation and trial of Gujarat riots cases where its intervention proved effective. The Commission does not have the power to prosecution. It can merely make recommendations on the government or recommend to the courts to initiate proceeding based on the inquiry that is conducts. ये था स्टूडेंट एक बेसिक या फिर अपन कहें इन अ नटशेल अबाउट NHRC. हम लोगों ने पूरा पैसेज रीड कर लिया है, मैंने इसको जूम भी किया था, आप लोगों ने भी इसको पढ़ लिया होगा. अब मैं इसका ब्रीफली अगर आपको बताऊं कि ये है क्या, सबसे पहले तो ह्यूमन राइट्स के लिए एक वॉचडॉग का काम करता है. मैं अंडरलाइन करती जाती हूँ स्टूडेंट्स, आप देखते जाएंगे. यस, ये जो कुछ एक इंस्टीट्यूशंस थे जिनको चलाने का काम पब्लिक खुद करती थी, जस्ट लाइक PUCL, PUDR, ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस थे जो कि पब्लिक की लिबर्टी, हमारी आज़ादी और हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर नज़र रखते थे और ये ध्यान रखते थे कि कहीं हमारी आज़ादी या फिर डेमोक्रेसी कम नहीं हो. ये तो पहले चलता था. ये क्या सरकार से जुड़े हुए नहीं थे, ये सरकारी नहीं है, दीज आर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. लेकिन सरकार ने भी इनसे कुछ सीखा और सरकार ने इनसे कुछ सीखा तो हुआ यूँ, इन 1993 एन इंस्टीट्यूशन द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ये बना, ठीक है. इनिशियली देयर वर 2 मेजर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, PUCL and PUDR. Later on, government established a commission which is known as National Human Rights Commission in 1993. बनता कैसे है, बनता कैसे इन द सेंस कि इसके मेंबर कौन कौन होते हैं. तो मेंबर्स के बारे में जो सेकंड पैसेज उसमें बता रखा है. सबसे पहले इसके जो चेयरपर्सन होंगे, द चेयरपर्सन विल बी फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस होंगे, पहली बात, उनके 1 मेंबर हो गए. अनदर मेंबर विल बी फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सेकेंड मेंबर कौन होगा, फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. थर्ड मेंबर कौन होगा, थर्ड मेंबर होगा चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट. एक हाई कोर्ट का किसी का चीफ जस्टिस होगा. एंड 2 अनदर मेंबर्स, और 2 ऐसे लोग होंगे जिनको कि ह्यूमन राइट्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो. टोटल कितने मेंबर हो गए, एक मेंबर तो फॉर्मर चीफ जस्टिस CJ, दूसरे सुप्रीम कोर्ट के, तीसरे हाई कोर्ट के. 3 + 2 = 5 मेंबर्स. टोटल 5 मेंबर्स होंगे. आगे बढ़ते हैं अब इसकी फंक्शनिंग के बारे में. थर्ड पैसेज जो है, पैराग्राफ जो है उसकी NHRC की फंक्शनिंग के बारे में है. फंक्शनिंग कैसी होगी, सबसे पहले तो इंक्वायरी कर सकता है एट इट्स ओन इनिशिएटिव. भले किसी ने कंप्लेन की हो या नहीं की हो, बट इट्स ओन इनिशिएटिव द कमीशन में इंक्वायर, वो इंक्वायरी कर सकता है, पहली बात तो. और अगर कोई पिटीशन आ जाती, पिटीशन का मतलब है कोई एप्लीकेशन या फिर कोई केस आ जाता है, तो उस पर तो उनको सुनवाई करनी ही होती है. पहला तो मान लो किसी न्यूज़पेपर में देखा कि यहाँ पे किसी को ह्यूमन राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आगे होके बिना किसी कंप्लेन के, बिना किसी एप्लीकेशन के भी NHRC वर्क कर सकता है, काम कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, या फिर कोई एप्लीकेशन अगर इनके सामने आती है तो वो भी इस बेस पर काम कर सकते हैं. इनका आगे फंक्शन देखें, विजिट टू जेल. ये जेल में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे जो प्रिजनर्स हैं उनके क्या हाल है, पहली बात. दूसरा, उनकी कंडीशन देखना कि कैसी हैं उनकी कंडीशंस, इनमेट्स. इसके बाद रिसर्च को भी प्रमोट करने का काम करते हैं. रिसर्च को प्रमोट करने का काम है कि वो पता लगाते हैं कि इंडिया में ह्यूमन राइट्स की स्टेटस क्या है, अमेरिका में क्या है, पाकिस्तान में क्या है, और कैसे अपन ह्यूमन राइट्स को प्रमोट कर सकते हैं, ह्यूमन राइट्स को अवेल करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं. ये सारी बातें, प्रोज कॉन्स, प्रॉब्लम्स, कितने पैसे चाहिए, कैसे क्या करेंगे, एक रोड मैप क्या होना चाहिए, सारी बातों के बारे में ये लोग स्टडी करते हैं. जो
नेक्स्ट पैसेज है वो इनके सामने जो चैलेंजेस हैं उसके बारे में कि इनकी एप्लीकेशंस का टाइप क्या होता है। एप्लीकेशन में बी रिलेटेड विद द कस्टोडियल डेथ, किसी की कस्टडी में डेथ होगी, मतलब मान लो कोई जेल में बंद था और जेल में ही बंद था तब भी उसकी डेथ हो गई, है ना। कई बार ये डेथ जो होती है वो टॉर्चर की वजह से भी होती है, इस वजह से ह्यूमन राइट्स कमीशन इसका स्टडी करता है। कस्टोडियल रेप आल्सो लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में रहा ही है। राजस्थान का अलवर डिस्ट्रिक्ट, एरिया का नाम तो मुझे भी प्रॉपरली याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ राजस्थान का अलवर डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर लास्ट टाइम एक केस आया था। लास्ट टाइम इन द सेंस लास्ट ईयर एक केस आया था जिसने पूरी की पूरी कंट्री को हिला के रख दिया था। डिसअपीयरेंस, लोगों का मिस होना, मिसिंग रिपोर्ट्स, पुलिस एक्सेस, इसके बारे में भी देखना है कि पुलिस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। फेलियर इन टेकिंग एक्शन, अगर किसी ने कोई कंप्लेन कर दी लेकिन पुलिस उस पर एक्शन नहीं ले रही है, इसके बारे में। इनडिग्निटी ऑफ वुमेन, महिलाओं का अपमान करना, लेडीज़ का अपमान करना, इसके बारे में भी स्टडी करती हैं। बेसिक इसका जो स्टडी जो बहुत ही अपन कह सकते हैं रिमार्केबल इन्होंने किया है, पंजाब, उड़ता पंजाब मूवी देखी होगी, ये उड़ता पंजाब से रिलेटेड ही है। डिसअपीयर्ड यूथ इन पंजाब, पंजाब से जो युवा हमारे यूथ है वो गायब होता जा रहा है, जस्ट लाइक उड़ता पंजाब। तो इसके बारे में गुजरात में जो गोधरा आपने सुना ही होगा, जो स्टूडेंट्स हमारे थोड़े से अवेयर हैं और इस चीज़ों के बारे में ध्यान देते हैं, पढ़ते रहते हैं और न्यूज़ भी देखते रहते हैं, उनको मालूम होगा 2002 में गुजरात में कम्युनल वायलेंस हुआ था। इसकी स्टडी भी गुजरात के गोधरा की स्टडी भी की थी। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है स्टूडेंट्स तो ऐसी चीज़ें पढ़ा करो। एक्चुअली हम लोग अब पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले हैं तो आपके लिए रिक्वायर्ड है कि आप ये चीज़ें पढ़ें। और अगर आपको कभी भी लगता है कि नहीं आपके पास मटेरियल नहीं है, आपको रिक्वायर्ड है कि नहीं आप खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं, एक वीडियो बनना चाहिए इन चीज़ों को लेकर भी, तो आप मुझे टॉपिक बताइए, कोई मनाही नहीं है, चाहे आपकी आउट ऑफ सिलेबस होगा, लेकिन मैं अगर इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए है और आपकी खुद की डिमांड है देन आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो। एंड फाइनली इसके बारे में है कि इसके पास इतनी ज़्यादा क्रिटिक्स हैं इस कमीशन की कि इसके पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं है और ये बस कोर्ट्स को रिकमेंड कर सकता है या फिर गवर्नमेंट्स को रिकमेंड कर सकता है कि आप ऐसे काम कर सकते हैं। बाकी पनिशमेंट जितना इतना बड़ा भी इसके पास पावर नहीं है। ये था आपका NHRC इन अ नटशेल। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या क्या है हमारी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी क्योंकि पार्ट ऑफ योर चैप्टर हैं तो वन बाय वन फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में देख लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पहले मैं पढ़ना स्टार्ट करूँ उसके पहले एक बैकग्राउंड देख लेते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही थी पहले या लेटर ऑन अमेंडमेंट के थ्रू इनको ऐड किया गया है क्या। एक्चुअली स्टूडेंट्स बात है कुछ ऐसी कि 1975 में इसके लिए अपन एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं, लेटर ऑन इस पर आएंगे वापस। यस फंडामेंटल ड्यूटीज। एक्चुअली स्टूडेंट्स initially fundamental duties were not a part of our basic constitution। मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी, लेकिन 1975 ईयर में सरदार स्वर्ण सिंह, ठीक है, हमारी कैबिनेट में एक मिनिस्टर थे सरदार स्वर्ण सिंह, तो अपन सरदार स्वर्ण सिंह, अपन इनको SSS कहेंगे। तो सरदार स्वर्ण सिंह जो थे इनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई थी इंदिरा गांधी ने। हु मेड दिस कमेटी, हु कॉन्स्टिट्यूटेड दिस कमेटी? मिसेस इंदिरा गांधी। ओके, मिसेस इंदिरा गांधी constituted a committee in the chairmanship of Sardar Swarn Singh in 1975। और 1975 में कमेटी बनाकर सरदार स्वर्ण सिंह को कहा कि आप हमारे कंट्री के सिविलियंस के लिए फंडामेंटल राइट्स तो हैं
लेकिन उनकी ड्यूटीज़ क्या होनी चाहिए आप उसके बारे में भी रिकमेंड करें। अब सरदार स्वर्ण सिंह ने कुछ ड्यूटीज़ डिसाइड की थी, उन ड्यूटीज़ में से कुछ ड्यूटीज़ तो रिजेक्ट हो गई थी। अब क्यों रिजेक्ट हुई, कौन सी ड्यूटी रिजेक्ट हुई, दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, अभी आपके जानने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम हमारा सिलेबाय फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम लोग एक्स्ट्रा नॉलेज जहाँ ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है वहाँ हम लोग शेयर नहीं करेंगे। हाँ स्टूडेंट्स, तो सरदार स्वर्ण सिंह, जिनको अपन ने यहाँ SSS लिखा है, इन्होंने कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ की रिकमेंडेशन दी थी। उनमें कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो मैडम इंदिरा गांधी ने रिजेक्ट कर ली और कुछ ड्यूटीज़ ऐड की, और इवेंचुअली हुआ यूँ 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इस 42nd अमेंडमेंट को क्या कहा गया, दिस 42nd अमेंडमेंट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, दिस अमेंडमेंट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई। अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ पे ऐड हुई, मतलब विच पार्ट ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे अपन ने कहा था ना कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो तो चैप्टर 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से पार्ट में हैं एक बार आप सुन लो। देखो, फंडामेंटल राइट्स चैप्टर 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर 3 में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 12 to 35। नाउ हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चैप्टर नंबर 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ने को मिलेंगे DPSP। अब 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल कहाँ से आते हैं, यहाँ पे 35 तक है। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम 36 to 51 आते हैं आपके DPSP। तो DPSP के आगे ही यहाँ पे चैप्टर 4 में ही है ना, चैप्टर 4 में ही आर्टिकल 51 के बाद एक और आर्टिकल ऐड किया गया 51A। अब 51A आर्टिकल जो था वो चैप्टर 4 का ही पार्ट रहा, और इसमें 10 इनिशियली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड हुई, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़, ओके। लेकिन लेटर ऑन, अभी आप इस चीज़ को याद रख लो, आर्टिकल 12 to 35 जो कि चैप्टर 3 में आता है, इसमें फंडामेंटल राइट है। चैप्टर 4 पे है तो चैप्टर 4 कहाँ से कहाँ तक आता है, आर्टिकल 36 to 51, और इसमें DPSP के बारे में बताया है। नाउ 51 का ही एक सबसेक्शन है 51A। 51A में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई। कब ऐड की गई, 1976 में ऐड की गई थ्रू 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आगे बढ़ रहे हैं, इनिशियली 10 थी, तो फिर आज की डेट में तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ये 11th फंडामेंटल ड्यूटी कब आई, सो स्टूडेंट्स द 11th फंडामेंटल ड्यूटी विच इज़ who is a parent or a guardian, who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child, or as the case may be ward between the age of 6 and 14। मैं आपको एक्चुअली जब फंडामेंटल राइट्स हम लोग पढ़ रहे थे तो फंडामेंटल राइट्स में हम लोगों ने एक आर्टिकल पढ़ा था, आर्टिकल 21 सबसेक्शन ए। तो आर्टिकल 21 सबसेक्शन ए में हमने क्या पढ़ा था, वी हैव रेड अबाउट RTE के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो RTE ये आया कब था एक्ट, ये एक्ट आया था ईयर 2002 में। ईयर 2002 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में सबसेक्शन ए ऐड करके राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड किया गया। इसके साथ ही साथ थ्रू दिस अमेंडमेंट थ्रू दिस 86th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ईयर 2002 में
एक और भी आर्टिकल ऐड किया गया हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। 11th फंडामेंटल ड्यूटी डिसाइड की गई। सो 11th फंडामेंटल ड्यूटी कब डिसाइड हुई? ईयर 2002 में। बाय विच अमेंडमेंट? बाय 86th अमेंडमेंट। अब इसमें लिखा हुआ क्या है? लिखा हुआ है कि जो भी गार्जियन हो, पेरेंट हो, उनको 6 to 14 एज तक के अपने वार्ड को पढ़ाना होगा, एजुकेशन प्रोवाइड करनी होगी। ये RTE है। नाउ स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट बात पहले मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारी, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू फॉलो दीज फंडामेंटल ड्यूटीज़ लीगली ये कंपल्शन या फिर मैंडेटरी नहीं है आपके लिए कि आप इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो करें। इट इज़ जस्ट ऑप्शनल। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इनको फॉलो करें, आप चाहें तो इनको फॉलो नहीं करें। लीगल एक्शन विल नॉट बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child, or as the case may be what between the age of 6 and 14। तो अगर कोई प्रोवाइड नहीं करता है तो इसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं होगा। यहाँ पे और भी दे रखा है कुछ, एक और भी आर्टिकल्स ऐसे हैं इसके अंदर जो कि आपकी ड्यूटीज़ डिसाइड करते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके ऊपर कोई केस फाइल नहीं होगा। लेकिन हाँ, कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जिनका वायलेशन आप करते हैं और फॉलो नहीं करते हैं तो केस फाइल हो सकता है। तो अगर लीगल बेस पर देखें इन अ नटशेल तो फंडामेंटल कुछ ड्यूटीज़ जो हैं वो तो लीगली ऑब्लाइज्ड हैं और कुछ जो हैं वो ऑब्लाइज्ड नहीं हैं, नॉन ऑब्लाइज्ड हैं। मतलब कुछ का वायलेशन करने पर आपको पनिशमेंट मिल सकता है, जबकि कुछ का वायलेशन करने पर कोई पनिशमेंट आपको नहीं मिलता है। आप फॉलो करो ना करो आपकी मर्ज़ी, लेकिन हाँ कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। सो स्टूडेंट्स, ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इसको मैं जूम कर लेती हूँ। हालांकि हम लोग इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर आज बात तो नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में ही इन पर डिस्कशन हो पाएगा, लेकिन हाँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इनके बारे में एडवांस स्टडी कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, डाउट और प्रॉब्लम, देन यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी। दिस इज़ मी, रजनी गगवानी, साइनिंग ऑफ।